नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम निकट है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बिहार का सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें फ़िलहाल प्राचीन बिहार से संबंधित कुछ टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। ये टॉपिक्स वैसे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राचीन बिहार से प्रश्न कम पूछे जाते हैं। अभी तक आप लोग सीरीज देखिएगा कि 116 प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक के प्राचीन बिहार से, जबकि मध्ययुगीन इतिहास से अर्थात मध्ययुगीन बिहार से मात्र 76 प्रश्न पूछे गए हैं और आधुनिक बिहार एवं स्वतंत्रता संग्राम से लेके लगभग 350 प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक और दो वीडियो अपलोड बिहार से कर चुके, बिहार से कर दिया गया है, बिहार के प्राचीन से। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो सेशन आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रश्न आपको पीटी में तो बनेंगे ही बनेंगे, इसके अलावा मेंस में भी बनने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्राचीन बिहार को जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में किया था कि मगध के उत्कर्ष में जो वंश चल रहे थे, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के बाद अब मौर्य वंश के बारे में विशेष देखेंगे कि मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्यों के द्वारा की जाती है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जिसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। और यदि चंद्रगुप्त मौर्य की बात यदि किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध और जैन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार से इसे क्षत्रिय माना जाता है, जबकि जैन ग्रंथ से इसे निम्न कुल का माना जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब घनानंद के दरबार में कौटिल्य को और उसके पिता चमक को अपमानित कर दिया जाता है, तब उसी दिशा से जब वो लौट रहे होते हैं तो चंद्रगुप्त पर कौटिल्य का नज़र पड़ता है और उसे में जो है शासक का गुण दिखता है, जिसके कारण से कौटिल्य के द्वारा उसे अपना शिष्य बना लिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बना लेते हैं और उन्हें अपने तक्षशिला विश्वविद्यालय में, अर्थात वे उस समय के वहाँ प्राचार्य रहते हैं और उन्हें शासक के रूप में बनाने के लिए उस पर प्रयास करते हैं, अर्थात उस पर मेहनत करते हैं। तो इसी प्रकार से एक क्रम चलता है और बाद में उन्हें राजा बनाया जाता है। तो एक लंबा सा रूट रहता है, एक लंबा सा माध्यम है, लेकिन हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो उसी को देखते हुए हम लोग कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के परिचय के बारे में, इसके सामाजिक विस्तार, राजनीतिक विस्तार, आर्थिक, सैन्य कारण और भौगोलिक कारण। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि पटना का क्षेत्र, अर्थात मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी रही थी वो पटना पाटलिपुत्रा रही थी। और उसमें ये देखा गया भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति की हम लोग वर्णन करें तो सोन नदी, गंगा नदी और पुनपुन नदी के बीच के क्षेत्र का जो भाग आता था वो पटना आता था। ये भौगोलिक स्वरूप था। तो भौगोलिक स्वरूप समझ में आ गया हमारा ये पॉइंट वाला। दूसरा यदि हम लोग लेते हैं तो आर्थिक। अब देखिए, चूंकि नदियों के किनारे पटना का क्षेत्र बसा हुआ था तो व्यापार वाणिज्य में बहुत ज़्यादा सुविधा होने लगा, जिसके कारण से उसकी आर्थिक समृद्धि में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और मौर्य जो वंश था वो दिन प्रतिदिन उत्कर्ष में चलता ही चला गया। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर होता है। तीसरा लेते हैं हम लोग समाज। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा जो वंश था वो उत्कृष्ट हो रहा था, तो नए नए समाज बन रहे थे, प्राकर्म समाज बन रहे थे, जिसके कारण से ये मगध का भी उत्कर्ष होना प्रारंभ हो गया था। अर्थात मगध के उत्कर्ष में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य कारण और भौगोलिक कारण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भौगोलिक कारण देख लिया कि वो चीज क्षेत्र में बसे हुए, उस क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य की सुविधाएं आसान होती है, इसीलिए उसमें आर्थिक व्यवस्था भी देख लिए। और आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा और अर्थशास्त्र के जो रचयिता के रूप में रहे कौटिल्य के द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया था उसमें राजनीतिक व्यवस्था पे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुट बनाए रखी थी यह राजनीतिक व्यवस्था। और उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि सैन्य कारण में यदि हम लोग देखें विशेष,
तो हर्यक वंश से ही सैन्यों का जो प्रक्रम रहता है, अस्थाई सेना का रहता है विकास, हाथियों की सेना की रहती, तो एक विकास होता है। इससे ये देखने को मिलता है कि मगध के उत्कर्ष के लिए जो हमारी एक संपूर्ण व्यवस्था चाहिए थी, चाहे वो भौगोलिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो या अन्य क्षेत्रों से हो, जिससे मौर्य के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब मौर्य साम्राज्य के आने वाले जो प्रमुख शासक रहे उसके बारे में विशेष देखेंगे। तो मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म के अनुसार से क्षत्रिय, जबकि जैन धर्म के अनुसार से निम्न कुल के माने जाते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सेंट्रियाकस एवं प्लूटो के द्वारा एंट्रियाकट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का जो है एक राजदूत रहता, इसका नाम रहता है मेगास्थनीज, वो भी इन्हीं के दरबार में आते हैं। मेगास्थनीज में जो है पाटलिपुत्र का विशेष चर्चा किया गया है उसकी प्रशासनिक सेवा को लेकर। दूसरा, किसी में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रथा के नाम से भी एक नाम दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि हम लोग बात करें तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक समझौता होता है। अब ये बहुत बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो देखिए हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं कि संधि किया गया, और संधि किया गया तो फिर सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का क्षेत्र दिया गया। इस प्रश्न को, इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं कि चूँकि जिस समय ये भारत का क्षेत्र अभी के अनुसार से हम लोग मैप देखेंगे दी, ठीक है, अभी हम लोग भारत के अनुसार से अभी के मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये भारत का हमारा दक्षिणी छोर हुआ, जबकि इस साइड ब्यास नदी हुआ करती थी, और इस समय तक्षशिला का क्षेत्र यहाँ था, और इस क्षेत्र में घनानंद का शासक था, घनानंद का शासन था, और यहाँ पे सिकंदर महान था। और ज्यों ही कौटिल्य को, अर्थात जैसे ही चाणक्य को पता चला कि सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करने वाला है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने देश की सुरक्षा के लिए घनानंद को भेजा, अर्थात घनानंद के पास गए, और उनका ये कहना हुआ कि सिकंदर महान भारत पे आक्रमण करना चाह रहा है, ये सब बात बताया। तो घनानंद को खुद में घमंड था, अर्थात गर्व नहीं बल्कि जिसे बोले तो बहुत ज़्यादा, जब पराक्रम जब बहुत ज़्यादा लगता है कि हम अपने आप में बहुत है तो उसको बोलते हैं घमंड। तो घमंड होने की प्रवृत्ति आ गई, और इनका ये कहना हुआ कि मेरे पास हाथियों की श्रृंखलाएँ हैं, मेरे पास हाथियों की श्रृंखलाएँ हैं, आने दो सिकंदर महान को हम लोग देख लेंगे। और इसे फिर से अपमानित करके भेज दिया जाता है, जिसके कारण से यह दुख जताते हैं। दूसरा, अब इस पॉइंट पे देखते हैं थोड़ा और भी, तो यहाँ पे इस क्षेत्र पे भी ब्यास का क्षेत्र रहता है, और यहाँ पे जो सिकंदर महान रहते हैं। सिकंदर महान को भी चंद्रगुप्त मौर्य ये बोल देते हैं कि घनानंद से आप नहीं जीत पाइएगा। देखिए एक षड्यंत्र है, ये लास्ट के अंतिम का बात आ रहा है। अभी यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो ये था कि इसको सूचना दे दिया गया पहले। अब इसको सूचना देते हैं कि घनानंद से नहीं लड़िए, इसके पास हाथियों का विशेष श्रृंखला है। तो इसी कारण से इसके जो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के जो सेना रहते हैं वो ब्यास नदी को क्रॉस नहीं करते हैं, और सिकंदर पुनः बेबीलोन लौट जाता है, और यहाँ पे जो है सेल्यूकस निकेटर को छोड़ जाता है। तो अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इससे एग्रीमेंट कर लेता है, अर्थात क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है सेल्यूकस निकेटर कि आप जो है मान लीजिए हार गए हैं, और आपको जब इस क्षेत्र में लेके हम जाएंगे तो उस समय आप ये बता दीजिएगा कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य ही आपके साम्राज्य का देखरेख किया है और सिकंदर महान को पराजित कर दिया है। इतना बात बोलने के लिए अब चंद्रगुप्त मौर्य, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य पराक्रमी था, लेकिन कौटिल्य को कहीं ना कहीं शक था कि सिकंदर महान खुद में विशाल है, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ समझौता कर लिया। इसी समझौता के दौरान जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियां अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध के पश्चिमी प्रांत दे दिए थे एग्रीमेंट के तौर पर।
तो ये पॉइंट समझ में आया कि सेल्यूकस निकेटर को क्यों दिए, चूंकि एक दिमाग के माध्यम से, एक नया समझ के माध्यम से, कि सिकंदर को हराए भी नहीं, एक समझौता के माध्यम से हम ये स्वीकार कर लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसे पराजित कर दिया गया। और यहाँ पे सब जनता इसे वाहवाही करने लगे और अगले ही क्षण में इन्हें राजा घोषित कर दिया गया। तो ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब ये पॉइंट था मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्रा के लिए पोलिब्रथा शब्द का प्रयोग की है। उनकी प्रसिद्ध रचना जो रही है वो इंडिका रही है। चलिए अब देखते हैं इसके प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा को समझना जरूरी है, क्योंकि इस पीरियड में एक प्रशासन का इस तरह से जड़ मजबूत हो चुका था कि इसे हरा पाना उस समय के लिए संभव नहीं था। तो प्रशासनिक में हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, प्रशासनिक में नीचे से ऊपर के स्तर तक जाएंगे। तो सबसे छोटी इकाई जो होती थी, उस छोटी इकाई को हम लोग ग्राम प्रधान कहते थे, ग्राम प्रधान, जिसे हम लोग ग्रामिक भी कहते थे। दूसरा, इसे संग्रह भी कहा जाता था। जब 100 ग्राम हो जाता था, 100 ग्राम प्रधान होता था, तो एक संग्रहण बनता था, एक संग्रहण बनता था। जबकि 200 गांव का जब समूह होता था तो खरबाटिक बनता था। पुनः जब 400 ग्रामों का शहर बन जाता था, संरचना बन जाता था, संग्रह हो जाता था, तो दोर्णमूल बनता था। और जबकि 800 अस्थायी सैनिक बन जाता था, 800 ग्राम प्रधान जब बनता था तो एक स्थानीय क्षेत्र बनते थे। उसके बाद उसका प्रमुख जिला या निकाय होता था, उससे बड़ा क्षेत्र प्रांत कहलाता था। और इस प्रांत से भी ऊपर था एक मौर्य सम्राट, जिसका शासक चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय। यदि हम अर्थशास्त्र की बात कर ले, चाणक्य की प्रसिद्ध जो रचना रही है उसमें इस प्रशासनिक बात को लेकर 28 अध्यक्ष का चर्चा किए हैं, जबकि 17 तीर्थ का चर्चा किए हैं, 17 तीर्थ का चर्चा किए हैं अर्थशास्त्र में। चलिए, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, एक बार देखिए अच्छे समझ में आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसी से, इनके क्षेत्रों का विस्तार कहाँ तक था। ये मौर्य इतने पराक्रम हो गए थे कि संपूर्ण बिहार के अलावा बहुत से क्षेत्रों में इनका वर्चस्व रहा। जैसे बिहार के क्षेत्रों में भी, उड़ीसा के क्षेत्र में, पश्चिम और उत्तरी पश्चिमी भारत में भी, और दक्कन के क्षेत्र में भी इनका वर्चस्व रहा है। यदि हम बोले तो मात्र 2 ही क्षेत्र, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर का क्षेत्र यदि हम लोग बोले, अर्थात ये बोला जाए कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को छोड़ के और तमिलनाडु के क्षेत्र को छोड़ के, तमिलनाडु का क्षेत्र आपका ये आ जाएगा, इस क्षेत्र को छोड़ के और इस क्षेत्र को छोड़ के, इस क्षेत्र पे चंद्रगुप्त मौर्य का उतना आधिपत्य नहीं था। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है। और ये प्रथम महान सम्राट है। अब इनके पुत्र आते हैं बिंदुसार। यदि हम जैन धर्म की थोड़ा और विशेष चर्चा कर ले, तो चूंकि ऐसे हम जैन और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उस समय हम इसका विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं, एक विशेष कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान ऐसा माना जाता है कि भयंकर अकाल पड़ जाता है, और अकाल पड़ जाने के कारण ये खुद को दोषी मानते हैं। और कर्नाटका के समीप एक गोमतेश्वर की पहाड़ी अर्थात गोमतेश्वर की मंदिर है, जहाँ जैन धर्मों के लिए वो जाने जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अंतिम क्षण में जैन धर्म को अपना लिए और संलेखना विधि के द्वारा अपनी मृत्यु को प्राप्त की, अर्थात भूखे रह के अपना मृत्यु को प्राप्त किए थे। उन्होंने अपने भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया था, और जो गोमतेश्वर की पहाड़ था, गोमतेश्वर का जो मंदिर था, वो चामुंडा राय के द्वारा बनाया गया था। यही विशेष जानकारी है चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। 298 में उनकी मृत्यु हो गई थी, और देखा जाए तो 299 के अप्रोक्स में प्रथम जैन संगति का भी आयोजन कराया जाता है। खैर, हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इसका विशेष चर्चा करेंगे, किसमें कौन कौन से भाग आए उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट यदि हम लोग देखें तो इसके पुत्र आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि क्रम है हमारा तो पढ़ना जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि जब इनका जन्म होता है, जब इनका जन्म जो होता है वो देखा जाए तो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री रहती है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो रहती है, उसी से उनका एक जन्म होता है, उसी से जन्म होता है
कैथरीन नाम है, प्रेगेंजा ऐसे करके नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम। तो इसको आप देख लीजिएगा, स्किप कर रहे हैं इस पॉइंट को हम। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो रहती है वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह करते हैं, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह करते हैं, तो उन्हीं का संतान होता है जिसका नाम रहता है बिंदुसार। और ऐसा कहा जाता है कि जब उनका जन्म लेता है तो सिर पे बिंदु टाइप का बना हुआ आकार रहता है, जिसके कारण से बिंदुसार के नाम से जाना जाता है। बस इनसे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक दो पॉइंट यदि इनसे डिस्कस किया जाए तो इसके दरबार में जो एक दो यूनानी वगैरह भी आए थे उसके बारे में भी, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बिंदुसार ने अपने जो उपगुप्त के रूप में जो विदेशों से मंगवाने का कार्य करते थे उसमें मीठी शराब मंगाया करते थे, मीठी शराब, साथ साथ कुछ कुछ दार्शनिकों को भी मंगाया करते थे, अन्य दार्शनिक क्षेत्रों से भी, लेकिन कुछ कुछ पूरा किया जाता था इनके कार्य को, तो कुछ नहीं किया जाता था। तो वो सब पॉइंट देखें हम लोग। तो सीरिया के शासक हुआ करते थे, सीरिया के शासक एंटियोमेकस के द्वारा जो है इनके दरबार में एक राजदूत भेजा गया जिनका नाम था डायमेकस। दूसरा, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक विद्वान का मांग किया गया था बिंदुसार के द्वारा, लेकिन प्रमुख रूप से देखा जाए तो विद्वान का मांग पूरा नहीं किया गया, लेकिन मीठी मदिरा और सूखा अंजीर का मांग बिंदुसार को पूरा कर दिया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यदि हम लोग बात करें तो बिंदुसार की पीरियड में तक्षशिला विश्वविद्यालय पर 2 बार आक्रमण हुआ, जिसमें उसकी एक बार देखरेख अशोक किया था, दूसरा सुसीम के द्वारा किया गया था। अब हम लोग चलते हैं प्रमुख रूप से, चूंकि बिंदुसार का अब अंत हो जाता है 237 बीसी के दौरान, तो नेक्स्ट आता है अशोक का शासनकाल। अशोक महान चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता है। इससे प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसा कि ट्रेंड चल रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। अशोक की बात हम लोग यदि कर लें तो अशोक के पीरियड में अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे पराक्रम शासक के नाम से भी जाना जाता है। इसका राज्याभिषेक का हम थोड़ा अभी चर्चा कर ले तो राज्याभिषेक 269 बीसी में होता है, और पुराणों के अनुसार यह बताया जाता है कि अशोक का नाम अशोक वर्धन भी हुआ करता था। और अभिलेख की बात कर ले तो अभिलेख में इनका नाम देव प्रियदर्शिना के नाम से जाने जाते हैं। जबकि अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऐसे शासक हुए थे जिनके पीरियड में शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख लिखे गए, अर्थात पत्थरों पर एक विशेष प्रकार की संरचना कला को उभारना जो है अशोक के सम्राट के शासनकाल से ही पीरियड स्टार्ट हुआ। तो हम लोग इसमें विशेष देखेंगे कि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि किस शिलालेख में अशोक का ओरिजिनल नाम है, या किस शिलालेख में अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया, ऐसी विशेष चर्चा देखने को मिलता है, जिसके बारे में यह बताया गया है कि आपका देव प्रियदर्शी एक अभिलेख में उनका नाम मिलेगा देव प्रियदर्शी। जबकि जो स्तंभ है जिसका नाम है मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है, यह भी प्रश्न पूछे गए। दूसरा, यदि हम भाब्रू शिलालेख का बात कर ले, भाब्रू शिलालेख, तो इसमें मगध के राजा के नाम से सुशोभित किया गया। देखिए इनके जीवन में एक बहुत ही अत्यंत घटना होती है, इसे हम लोग कलिंग युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ही कलिंग युद्ध होता है 261 बीसी को। ये कलिंग युद्ध जो है मराठा अर्थ कलिंग युद्ध जो है वो अशोक के शासन व्यवस्था को हिला कर रख देता है, अर्थात अशोक के जीवन में वो परिवर्तन आने लगता है जो कभी सोच नहीं सकता था। अर्थात ये कहा जा सकता है कि कलिंग युद्ध में जो अशोक के समक्ष लाखों हजारों सैनिक मारे गए थे, रक्तपात हुआ था, उसको देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और ऐसा कहा जाता है कि उपगुप्त के माध्यम से अशोक को बौद्ध धर्म की उपाधि दिलाई गई थी, और इन्हीं के पीरियड में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था, ऐसा चर्चा देखने को मिलता है। चूंकि हम लोग जैन और बौद्ध स्पेशल पढ़ेंगे तो उस समय इसका विशेष चर्चा करेंगे, तो अभी हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग का फोकस अशोक होगा। चलिए अब देखते हैं कि इनके पीरियड में हो गया था। अब इन्होंने जो प्रसार प्रचार किया था श्रीलंका बर्मा क्षेत्र में भी किया था, और इनका 2 पुत्र मतलब एक पुत्री और एक पुत्र के रूप में प्रमुख जानते हैं हम लोग। ऐसे इसके पुत्री का 2 पुत्र थे, लेकिन इंपॉर्टेंट यदि हम लोग चर्चा करें तो एक संघमित्रा और महेंद्र। पुत्र का नाम महेंद्र जबकि पुत्री का नाम संघमित्रा रहता है। वर्तमान में याद रख लीजिए भारत से श्रीलंका के बीच में जाने के लिए एक ट्रेन है जिसे संघमित्रा एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं।
तो प्रचार के लिए जो है श्रीलंका वगैरह भी भेजा गया था। चलिए, दीक्षा लिए थे वो उपगुप्त से। शिलालेख का बात कर ले तो शिलालेख की यदि हम लोग बात करें तो इसके शिलालेख में प्राकृतिक भाषा भी होता था और ब्राह्मणी भाषा भी। ये पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा चर्चा मिलता है। अर्थात यदि हम लोग बोले तो इस क्षेत्र में आपको प्राकृत एवं ब्राह्मणी लिपि मिल जाएगा। ब्राह्मणी लिपि का वर्णन है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि की बात करें तो पश्चिमोत्तर, अर्थात हम लोग बात करें तो इस साइड में, इसके ऊपर में इस साइड में पश्चिमोत्तर साइड में दो हुआ करते जिसका नाम था खरोष्ठी और ग्रीक। चूंकि इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चूंकि वो क्षेत्र वर्तमान में विद्यमान है प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि। तो ब्राह्मणी लिपि का आदि पीरियड हम लोग देखें, अर्थात ये क्रम हो 4 लिपि हुआ करता है जिसके बारे में विशेष चर्चा मिलता है अशोक के शिलालेख में। अशोक के पहले कोई ऐसा शासक नहीं था जो शिलालेख गुथवाया होगा, गुहालेख बनवाया होगा, स्तंभ लेख बनवाया होगा। अर्थात इनके पीरियड में पहला बार शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख लिखवाए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिहार में अशोक की शिलालेख के बारे में। देखिए, अशोक के सबसे पहले शिलालेख को यदि पढ़ने का बात किया जाए तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप के द्वारा उसके शिलालेख को पढ़ा गया था। जबकि खोज का बात यदि किया जाए तो वो अलग है, लेकिन पढ़ा जाने का बात वो अलग होगा। तो जेम्स प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया था। जबकि यदि विशेष चर्चा हम लोग करें तो 1720 ईस्वी में लैंडरस्टीन के द्वारा देखा गया था, जबकि 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम पढ़ा गया था। चलिए, बिहार में यदि अशोक के शिलालेख का यदि हम लोग चर्चा करें तो 3 प्रकार के हुआ करते थे। एक लघु शिलालेख, एक स्तंभ शिलालेख और एक गुहा शिलालेख। गुहा शिलालेख गुफा टाइप का हुआ करता था, स्तंभ शिलालेख पिलर टाइप का हुआ करता था, जबकि लघु शिलालेख जो है यदि बोला जाए तो ताम्रपत्र टाइप का हुआ करता था। तो लघु शिलालेख का बात कर ले तो वर्तमान के बिहार के सासाराम जिले में अवस्थित है। और स्तंभ लेख का बात कर ले तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनराज, रामपुरबा, ये सब चंपारण के क्षेत्र में आते हैं। और इसके यदि खोजकर्ता के बारे में बताया, स्तंभ लेख के खोजकर्ता का तो नाम है कार्लाइल। नाम क्या है? कार्लाइल, जो 1872 ईस्वी में देखा गया था, अर्थात खोज किया गया था। दूसरा गुहा लेख का बात कर ले तो बराबर की पहाड़ी गया में है और आजीवक संप्रदाय के लिए जो दान दिया गया था गुहा लेख वो भी इसी में आता है। दूसरा इसका खोजकर्ता हैरिंगटन थे जो 1750 ईस्वी में किए थे। तो उम्मीद करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यदि हम लोग बोले तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त माना जाता है। और बृहदत्त के बारे में चर्चा करें तो बृहदत्त इस वंश का सबसे अंतिम शासक होता है। इससे रिलेटेड बस इतना ही पॉइंट है। उम्मीद करेंगे कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एक सही अप्रोच के साथ आप लोग चल पा रहे होंगे और यदि आप लोग रेगुलर वीडियोस, हर एक वीडियोस को बिहार से रिलेटेड देख पा रहे होंगे तो एक सही अप्रोच मिल जाएगा आपको कि बिहार के इतिहास को किस प्रकार से समझना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि हमारा यह आज के सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बाकी हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियोस के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।